हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका डिस्कस करने परिवार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स के यूनिट 2 स्टेट गवर्नमेंट के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस वीडियो में देखिए, यूनिट 2 में हमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन लोग होते हैं इसमें जो सम्मिलित होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 2 जो है वो हमें गवर्नमेंट का रोल बताता है कि हेल्थ में गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। पहला पार्ट तो ये है कि हम अगर चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं तो पहले पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट आखिर होती क्या है। पहले हम ये समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इसके काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या बताया गया है, और इसके क्या क्या कौन कौन लोग हैं इसमें जो सम्मिलित होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। और फिर हम बात करेंगे कि हेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट के क्या क्या जो है कर्तव्य हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी सिटीजन्स को लेकर के हेल्थ से रिलेटेड। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट की। देखिए, पहली चीज़ तो आप यहाँ को ये समझिए कि मुख्यतः तो गवर्नमेंट तीन प्रकार की होती है। एक तो मैंने बात की स्टेट और सेंट्रल, दूसरी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जिसे हम पंचायत कहते हैं। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दो लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, उसमें मुख्य दो भाग होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट। नीचे उनके कई सारे होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिफाइन करता है वो दो लोग होते हैं, एक पीएम और एक प्रेसिडेंट। काम क्या होता है इसका? ये मैनेज करती है कंट्री एंड कंट्रीज फॉरेन इशूज एंड ऑल्सो हेल्प स्टेट गवर्नमेंट विद फंड्स एंड एडवाइजेस। मतलब ये कंट्री के अंदर के इशूज़ को मैनेज करती है, कंट्री के फॉरेन इशूज़ को मैनेज करती है, और स्टेट्स को भी हेल्प करती है, कभी कभी फंड देती है, कभी कभी एडवाइस भी देती है। ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है कंट्री विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री भी। अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें दो लोग होते हैं मुख्य, एक होता है सीएम, एक होता है गवर्नर। सीएम को हम मानते हैं पीएम के इक्विवेलेंट और गवर्नर को मानते हैं प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट। स्टेट गवर्नमेंट में दो मुखिया होते हैं और इसका काम होता है स्टेट इंटरनल इश्यूज को मैनेज करना। अब हम बात करते हैं कि क्या बात करती है हेल्थ से रिलेटेड। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेल्थ जो है वो राइट टू हेल्थ इज गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47। मतलब आर्टिकल 47 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है आर्टिकल 47 में। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 47 कहता क्या है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को मतलब स्तर को बनाए रखना, और जीवन स्तर को बनाए रखना, लाइफ के जो है उसके स्तर को बनाए रखना और उसको ऊंचा रखना, और पब्लिक हेल्थ में सुधार करना, ये स्टेट का कर्तव्य होगा। मतलब ये स्टेट की ड्यूटी होगी। अब इसमें पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बड़ा थोड़ी सी समझनी है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जब हमारा संविधान बनना था तो तीन प्रकार के, इसमें एक बड़ा मतलब संविधान बनाते समय एक बड़ा द्वंद्वात्मक प्रश्न आया कि किसी स्टेट मतलब किसी कंट्री में कई सारे मुद्दे होते हैं। हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरकार की, तो जो विभिन्न मुद्दों हैं उन पे कौन सी सरकार नियम या कानून बना सकती है, इसका फैसला कैसे होगा। अगर इसे संविधान में न लिखा गया होता तो शायद इस पे बहुत सारे विवाद आगे के समय में, आज के समय में होते। स्टेट कहता कि नहीं, इस पे फैसला मैं बनाऊंगा, केंद्र कहती कि नहीं भाई मैं बना रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट करिए। तो इस स्थिति को से निपटने के लिए संविधान में इसका एक जो है प्रावधान किया गया कि हम जितनी भी मुद्दे हैं या जितने भी जो है एरियाज़ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं तीन लिस्ट में, कि इस क्षेत्र में जो है केंद्र का कानून बना सकती है, इस क्षेत्र में राज्य बना सकती है, और इस क्षेत्र में दोनों मिलकर के भी कानून बना सकते हैं। तो क्या कहते हैं? अब बात देखिए सिंपल सी है कि जिस क्षेत्र पे कानून केंद्र बनाएगी उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल लिस्ट में रखेंगे। तो तीन लिस्ट बनाई गई, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट।
सेंट्रल लिस्ट का मतलब है कि वो मुद्दे जिस पे केंद्र कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। दूसरी बात की जाती है स्टेट लिस्ट की, जिसमें वो मुद्दे रखे जाते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार स्टेट माने राज्य को है। और तीसरी बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि वो मुद्दे जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, या केंद्र चाहे तो केंद्र कानून बना सकता है और राज्य चाहे तो राज्य कानून बना सकता है, या तो दोनों मिलकर बना लें सहमति से, या दोनों भी अपना अलग अलग जिसका भी कानून अच्छा होगा उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 3 तरीके की लिस्ट बात की गई थी। मैंने इसके बारे में क्यों बताया? मैंने इसके बारे में इस वजह बताया क्योंकि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य स्टेट लिस्ट का विषय है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगी। आगे बात करते हैं कि हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड देयरफॉर इन अ स्टेट हेल्थ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट मतलब राज्य सरकार की बात कौन करता है? आर्टिकल 168 से 201 के बारे में हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य सरकार में कौन कौन से लोग होंगे, कैसे उनकी नियुक्ति होगी, क्या उनका कार्यकाल होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। हमें उसे बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए अगर हम स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की, तो हमारे संविधान में उसका प्रावधान कहाँ किया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट में 3 मुख्य चीज़ें शामिल होती हैं। पहले तो गवर्नर, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहा जाता है, और तीसरा आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहा जाता है। एक बार समझते हैं कि विधानसभा में क्या क्या होते हैं। तो विधानसभा जो होती है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जिन्हें एमएलए कहा जाता है उनसे मिलकर बनी होती है। इसका टर्म जो होता है इनके जो है लोगों का, इनके जो है विधानसभा के मेंबर्स का, वो 5 साल का होता है। और विधानसभा का एक मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तक की गई है। मतलब कोई भी इंसान जो 25 वर्ष से ऊपर का है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा मतलब वही विधायक जो आपके क्षेत्र के विधायक होंगे। आपने अभी हाल ही में इलेक्शन बीते हैं कई राज्यों के, आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग कंस्टिट्यूंसी से प्रचार कर रहे थे, वही विधायक यहाँ पे एमएलए कर रहे थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, जिसका टर्म 6 साल का है और जिसके लिए मिनिमम एज 30 साल की। एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। विधान परिषद वही है जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है। तो ये 2 चीज़ हमें समझी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि विधानसभा के जो मेंबर हैं मतलब जो विधायक हैं, इनका चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, मतलब हम करते हैं, हम और आप मिलके इनके वोट डालते हैं और इनका चुनाव होता है, ये जीतते हैं और एमएलए बनते हैं या विधायक बनते हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनावों का लोगों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है, मतलब विधानसभा के ही लोगों में से मिलकर के इनका चुनाव होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि गवर्नमेंट का रोल क्या है हेल्थ में। तो 2 चीज़ें समझते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। बात यहाँ ये हो रही है कि एक लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो सरकार है, जिनको उन्होंने चुनाव में जिताया है, जिन्हें लोगों ने जो है गद्दी पर बैठाया है, वो उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करे। अब कल्याण किसी भी तरीके से किया जा सकता है, या तो एजुकेशन के थ्रू की एजुकेशन में आप काम करिए, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग या डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी। हमारी या हम सब की जो आम नागरिक हैं उनकी क्या आवश्यकता है? भाई शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें रोजगार मिले, ठीक है, घरों की व्यवस्था हो, जो गरीब है उनके लिए घर का प्रावधान हो, रोड अच्छे हों और बिजली अच्छी मिले। तो इन सभी के कामों को अच्छी तरीके से करने के लिए ही हम एक अच्छी और जो है लायक सरकार का चुनाव करते हैं। तो अब हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ क्या होती है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। यहाँ बात की जा रही है कि हम स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न तरीकों से बात सोच सकते हैं। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, मतलब स्वस्थ रहने का मतलब ये है कि हम सभी तरीके की बीमारी और कठिनाइयों से दूर रहें। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज, लेकिन स्वास्थ्य केवल रोग के बारे में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज मतलब विभिन्न जो है वो जो भी डिजीजेज हैं उनके अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें और भी तरीकों के बारे में सोचना है, और भी फैक्टर्स के बारे में जानना चाहिए जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। मतलब अगर हमें साफ पानी मिले और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले तो हम हेल्दी रहेंगे।
On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. मतलब अगर हमें जो है अच्छा खाना ना मिले खाने के लिए, और हमारे जो लोकेलिटी है वहाँ कूड़ा ना उठाया जा रहा है, नाली नहीं साफ हो रही है, गंदगी है, तो भी जो है हम हमेशा एक ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ हमें किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी कभी भी हो सकती है। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ स्वस्थ रहें, हेल्थ का मतलब ये है कि हमें एक स्वस्थ वातावरण भी मिले। यहाँ पे यही बात की रही है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ बीमारी से छुट्टी मिले, हेल्थ का मतलब ये भी है कि हमें एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिले जहाँ हम अपनी जीवन यापन कर सकें। अब दूसरा बात कर रहा है कि हेल्थ केयर इन इंडिया। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं कि लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। पहला कॉलम ये कहता है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज एवरी ईयर। कह रहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है इन द वर्ल्ड यहाँ पे, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर है, लगभग 30,000 नए डॉक्टर हर साल क्वालिफाई हो रहे हैं। दूसरा कॉलम ये कहता है कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। यहाँ ये कह रहा है कि जो डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं वो मेनली जो है वो अर्बन एरिया शहरों में स्थापित हो जाते हैं, और रूरल एरियाज में डॉक्टरों की बड़ी कमी है, जिससे लोगों को बहुत दूर दूर तक जो है सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2717 government hospitals in India. In 1991, there were 11174 hospitals. In 2017, the number grew to 23583. मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे हमने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुधार किया है। पहले हमारे पास 2700 के लमसम थे, फिर हमने उसे 11,000 किया, और आज के डेट में 23,000 के लमसम 2017 का डाटा है कि 23,500 हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि 5 लाख लोग हमेशा ट्यूबरक्लोसिस से हर साल मर रहे थे। अब तो टीबी को फाइनली ये घोषित किया गया है कि इंडिया इज अ टीबी फ्री कंट्री, बट फिर भी ये पहले की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे विवादास्पद स्थिति दिखा रही है कि कैसे जो है हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं बट उनका यूज़ क्यों नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पे। तो इस चीज़ के बारे में बात की गई है कि हेल्थ केयर, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक ये कहता है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल और कॉस्ट ऑफ क्योर। अब देखिए, आप बुक खोलेंगे तो बुक पे आप ये देखेंगे कि जो आपका पेज नंबर 22 और 23 है, उस पर एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ अमन एंड रंजन की। दोनों दोस्त होते हैं, अमन और रंजन। अमन जो है वो थोड़ा सी गरीब परिवार से रहता है, और रंजन जो है वो वेल टू डू फैमिली, मतलब ठीक ठाक परिवार से रहता है। दोनों की तबीयत खराब होती है, दोनों जाते हैं दिखाने। होता क्या है, दोनों जब कई दिन बाद स्कूल आते हैं तो अमन और रंजन बात करते हैं। तो रंजन कहता है कि भाई मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, मुझे वायरल फीवर था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो अमन कहता है कि अच्छा। तो रंजन बताता है कि हाँ, बट मेरे पिताजी मुझे एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में ले गए। मैं जब वहाँ गया तो देखा, वैसे लग रहा था कोई 5 स्टार होटल हो, और रिसेप्शन पे ही जाकर के 500 रुपये जमा करने पड़े डॉक्टर से मिलने से पहले। फिर डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट लिखे, उनका रिजल्ट आया, और डॉक्टर ने मुझे कई सारी मेडिसिन दी और कहीं कोई बात नहीं बेटा, वायरल फीवर है, ठीक हो जाओगे। अमन कहता है कि भाई मेरे हॉस्पिटल तो इतना सुंदर और अच्छा नहीं था, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल हालांकि काफ़ी बड़ा था, बट वहाँ इतनी साफ़ सफाई भी नहीं थी, लंबी बड़ी लाइनें थी। मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर ने देखा, उसके बाद फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, टेस्ट लिखा, कई दिन बाद रिपोर्ट आई। फिर डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी और कही कि बेटा तुम ठीक हो जाओगे और वायरल फीवर है। तो अब यहाँ पे देखिए बात क्या है। बात यह है कि कैसे रंजन जो है वो एक वेल टू डू फैमिली से था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे चीज़ें अच्छी तरीके से काम करती हैं, मतलब उसका टेस्ट हुआ और उसका जो है रिपोर्ट तुरंत 2-4 घंटे में आ गई। वहीं अमन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, उसका रिजल्ट की जो है रिपोर्ट जो है वो 2-4 दिन में आई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है समझने वाली कि जहाँ रंजन और अमन को दिक्कत एक ही थी, बट रंजन क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो उसे कई सारी दवाएं दी गई, और अमन चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो उसे सिर्फ एक दवा दी गई। तो दो चीज़ समझ में आती है। दो चीज़ ये आती है, रंजन के यहाँ काफ़ी पैसे लगे और अमन के बहुत कम पैसे लगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज तो सस्ता है, ये बात तो अच्छी है, बट व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। मेन तो ये बात हमें करनी है कि क्यों
वही चीज़ नहीं हो सकती है। अगर किसी टेस्ट का रिजल्ट 2 घंटे में आ सकता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो चीज़ क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं वही सुविधा दी जा सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में साफ सफाई की दी गई? हालांकि आज के डेट में विभिन्न ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले हैं जहां सफाई की जो है साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी बहुत पीछे हैं हम। तो यहाँ पे ये बात की है कि कॉस्ट ऑफ क्योर, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कॉस्ट ऑफ क्योर इज नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है, बट आदमी प्रायोरिटी क्यों नहीं? अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाऊं? रीज़न बीइंग ये है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपनी बीमारी को लेकर के 4 दिन इंतजार करूं या 5 दिन इंतजार करूं अगर मेरा केस क्रिटिकल है तो यहाँ पे यही बताया गया हमें कि कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुधार करने की भी आवश्यकता है। इस चैप्टर में हमें यही समझाया गया है कि कैसे हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, एज अ कंट्री हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट और हमने कई सारी चीज़ों में सुधार भी किया है, बट कैसे हमें अभी और सुधार करने की आवश्यकता है, वही इस स्टोरी में हमें बताया गया है। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में तो कोई डिवीज़न नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने क्लिनिक खोली, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, उसमें कोई डिवीज़न। लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर में कई सारे डिवीज़न है, जैसे कि एक गांव का एरिया है, छोटा सा सुदूर गांव का एरिया है जहां 100, 200, 500 लोग रहते हैं एक गांव में, तो वहां गवर्नमेंट खोलती है पीएचसी। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये छोटा सा एक हॉस्पिटल होता है जहां 1 या 2 या 3 डॉक्टर होते हैं, छोटी छोटी मशीनें होती हैं, कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको है तो आप यहाँ डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर को अगर ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ इलाज नहीं कर सकता हूँ तो फिर वो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेफर करता है, वरना आपका इलाज यहाँ हो जाता है। दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है सीएचसी, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यह ऐसे जगहों पे गवर्नमेंट खोलती है जहाँ 2, 4, 10 गाँवों के लोग हैं, अच्छी खासी वहाँ पे जनसंख्या है, मान लीजिए 4,000, 5,000, 10,000 लोग रहते हैं गाँव में, वहाँ खोला जाता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे कहते हैं। अब यहाँ कम से कम 8 से 10 डॉक्टर होते हैं, अच्छे खासे स्टाफ होते हैं, अच्छी अच्छी मशीनें होती हैं, और यहाँ पे आपके मैक्सिमम इलाजों का जो है बीमारियों का इलाज किया जा सकता है जो जनरल बीमारियाँ हैं। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब जिला अस्पताल, जो जिले में 1 या 2 खोले जाते हैं, मैक्सिमम 1 ही होते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ फैसिलिटी अच्छी होती है, यहाँ का जो है कंपाउंड कभी कभी 2, 4, 5, 10 एकड़ में फैला होता है, यहाँ पे हर सुविधा वो होती है जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद ना मिल पाए, या यहाँ पे हर फील्ड के, जैसे आपको अगर एमडी को, किसी को जनरल मेडिसिन दिखाना है तो उसके एमडी बैठे होंगे, किसी को ऑर्थो को दिखाना है तो उसके एमडी बैठे होंगे, मतलब हर फील्ड के एमडी बैठते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे आपके हर उस रोग का इलाज हो सकता है, हर उस बीमारी का इलाज हो सकता है जो भी आपके पास है। तीसरे होते हैं मेडिकल कॉलेजेस, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट में 1 ही होते हैं। और चौथा होता है, लास्ट है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब हमने यहाँ पे ये समझा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है उसमें कैसे डिवीज़न है हॉस्पिटल वाइज। अब हम एक टॉपिक है जो बड़ा ही जेन्यून है, जिसमें हमें बारे में सोचना चाहिए कि वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। तो अब ये देखिए, गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefits all citizens. Otherwise, the citizen cannot organize these services for themselves. Taxes fund developmental programs and services such as education, health, care, employment, social welfare, vocational training, etc. required for needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disaster such as floods, earthquakes, tsunamis, etc. Space, nuclear and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them for the market. One example is healthcare. Can you give other examples? अब यहाँ पूछा गया है कि हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, जैसे हमारी आर्मी को खड़ा करना, उसको सैलरी देना, हमारे लिए टैंक, आर्मी के लिए टैंक और सारी सुविधाएं मैनेज करना, पुलिस जो काम करती है, जो जज काम करते हैं, जो हमारे लिए रोड बनाई जा रही है,
या फिर जो हेल्थ सिस्टम है हमें दिया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो एजुकेशन में हमें जो है विभिन्न गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चल रहे हैं, जो सोशल वेलफेयर हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें गवर्नमेंट काम कर रही है, सारा पैसा गवर्नमेंट के पास ओनली सोर्स ऑफ मनी है टैक्स। अगर हम और आप जो टैक्स पेयर हैं गवर्नमेंट के, या जो कंट्री के लोग हैं, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बस एक ही सोर्स है। तो क्यों टैक्स देना है? क्योंकि गवर्नमेंट को अगर एक कंट्री को मैनेज करना है तो उसके पास होना चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से। तो गवर्नमेंट के एक स्टेट मतलब एक कंट्री के विद इन जितनी भी सर्विसेज हैं उसे ऑपरेट करने के लिए जिस फंड की आवश्यकता है वो फंड आता है टैक्स से। तो इसीलिए हमें और आपको टैक्स देना चाहिए। इसीलिए कहा गया वाई पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। इसमें हमें यही बताया गया है कि जो हम पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसे आखिर गवर्नमेंट करती क्या है। तो हमने समझा टैक्स के बारे में। अब बात करते हैं हेल्थ केयर इन इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? देखिए बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक भी है कि क्या जो हेल्थ केयर है वो इक्वल रूप में सबको प्राप्त है। तो यहाँ एक छोटी सी बात हम ये समझेंगे कि जो पिछड़े इलाके हैं, भारत के जो पिछड़े रूरल इलाके हैं, वहाँ अभी भी ये मान्यता रहती है कि जो मान लीजिए एक पुरुष है और एक महिला है, अगर एक पुरुष को बुखार होगा तो लोग कहते हैं कि भाई जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवा लेते आइए। लेकिन अगर यही बात महिला की होती है तो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो जो अब जैसे अर्बन एरिया जो हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ एजुकेशन है, वहाँ पे तो एक मैन और एक वोमेन में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर इक्वल। बट अभी भी भारत के कई इलाकों में ये एक रूढ़िवादी सोच आज भी है कि भाई प्राथमिकता हमेशा मेंस को दी जा रही है। तो इसी के बारे में मतलब बात की गई है चैप्टर में कि क्या हेल्थ केयर सर्विस जो है वो क्या सभी को बराबर अवेलेबल है। अब हमने यहाँ वुमेन और मेन की तो बात की। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करने वाली बात है कि जो फैसिलिटीज़ हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटेड, या वो गवर्नमेंट की हो या वो प्राइवेट की, जो फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में जो शहर के लोग हैं उनको जो प्राप्त है, क्या वही फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण इलाकों में भी है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, उस हद तक नहीं है। तो यहाँ भी एक इनइक्वालिटी की बात सामने आती है कि भाई नहीं, समानता तो नहीं है। तो इसी के बारे में बात की गई कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। तो हमें इसमें सुधार करना चाहिए कि कैसे जो है हम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में इक्वल करें। तो इस टॉपिक में इसकी बात की। अब देखिए दो चीज़ है जो हमारी बुक के लास्ट पेज पे हमें दी गई है, ठीक है। तो अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में लास्ट में कंक्लूड की गई है? पहला ये है कि द केरला एक्सपीरियंस, और दूसरा एक है द कोस्टा रिकन अप्रोच। अब ये क्या है सुनिएगा। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% of the entire state budget was given to the panchayats. They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, weapon, women's development and education. This meant that whatever supply scheme were checked, the working of schools and anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed. क्या कह रहा है कि केरला गवर्नमेंट ने 1996 में एक बड़ा मेजर चेंज लाया था। चेंज क्या था कि गवर्नमेंट ने अपने 40% जो बजट था पूरे स्टेट का वो दे दिया पंचायत को। अब क्यों दिया? क्योंकि अभी जो हमने बात की थी कि हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो रूरल और अर्बन एरियाज में सेम लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। इसी को क्रैक करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि 40% जो स्टेट का बजट था वो पंचायत को दिया। क्या करने के लिए? क्या कि वो अपना खुद प्लान बनाएं और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ये क्या करता है कि दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट वुमेन्स प्लानिंग वाज डन फॉर प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। मतलब इससे क्या हुआ कि एक गाँव के जो मुखिया था या जो पंचायत सदस्य थे, उन्हें ये एक मौका मिला कि वो प्रॉपर प्लानिंग बना सकें और इसको
इम्प्लीमेंट कर सकें कि पानी, खाना, वुमेन का डेवलपमेंट और एजुकेशन ठीक मायने में जो है इम्प्लीमेंट हो सके और अच्छे से अच्छा दिया जा सके। दिस meant दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, मतलब जो भी पानी दिया जा रहा है, साफ पानी, पीने का पानी, वो जितने भी स्कीम्स के तहत आ रहा है वो देखा जा सके। स्कूल और आंगनवाड़ी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। हेल्थ सेंटर्स जो हैं जहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ऐसी कई सारी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए इस बजट ने काफ़ी हेल्प की। लेकिन सभी एफर्ट्स के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों की कमी हेल्थ सेंटर्स पे, हॉस्पिटल बेड्स की कमी, ठीक है, डॉक्टर नहीं होना। तो अभी भी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना और इन्हें जो है निस्तारित करना रह गया है। तो ये एक गवर्नमेंट की एक क्या बोलते हैं स्टेप था, एक मेजर स्टेप था कि कैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में जो मतलब इनइक्वलिटी पैदा हो रही है इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, उसको कैसे हटाया जाए, कैसे हर चीज़ उसी लेवल और उसी सुविधा अनुसार रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी मुहैया कराई जाए जैसे उनकी इनका फ़ायदा शहर के लोग ले रहे हैं। तो पहली चीज़ें हमने समझी केरला एक्सपीरियंस में कैसे गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एक बजट का बहुत बड़ा फंड जो है वो एक छोटे से पंचायत को दे देती है 40%, जिससे वो अपने काम को करें, और बहुत हद तक उन्होंने इसमें सुधार भी किया। दूसरी बात करते हैं कोस्टा रिकन अप्रोच की। अब ये क्या था? कोस्टा रिकन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका. The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic needs of the people. The Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. अब यहाँ एक बिल्कुल ही अलग सिनारियो है। कोस्टा रिकन अप्रोच में क्या कर रहा है कि कोस्टा रिका एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। इसने क्या किया था कि कई साल पहले जो है इसने फैसला किया कि कोस्टा रिका आर्मी नहीं रखेगी, और आर्मी की बजाय जो आर्मी बजट इस्तेमाल करेगी अपने डेवलपमेंट के लिए, वो बजट ये इस्तेमाल करेंगे अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए। उसमें इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए और कई हद तक उसे पॉसिबल भी बनाया। अच्छा पानी दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा एजुकेशन दिया, ठीक है, सैनिटेशन, हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था की। तो यहाँ एक चीज़ है कि एक स्टेट, जो पहले हमने पढ़ा कि केरला अप्रोच की कैसे एक स्टेट अपने जो है बजट का 40% पंचायत को दे रहा है, कि ग्राउंड लेवल पे देखिए, ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होता है वो पंचायत के थ्रू ही हो रहा है। तो कैसे एक पंचायत को बजट का एक बड़ा हिस्सा दे करके उसमें सुधार किया गया। दूसरी बात की यार, ये कैसे गवर्नमेंट जो है वो आर्मी को ही अबेंडन करी, आर्मी को ही नहीं रख रही है इन जो है जरूरी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर आप बात करें कि सर तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं करती है? देखिए, कोस्टा रिका एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो है उन्हें नहीं बहुत चीज़ों में, जैसे जब एक छोटा सा कंट्री होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का डर नहीं होता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इंडिया की, जैसे इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो हमें आर्मी मेरे लिए एसेंशियल इस वजह से है क्योंकि हमें अपने पीपल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। हेल्थ तो एक बड़ा इशू है, एजुकेशन बड़ा इशू है, लेकिन भाई हेल्थ और एजुकेशन तभी काम आएगा जब आपके पास सिक्योरिटी होगी। आपको ये पता होगा कि मैं सेफ़ हूँ तो ही आप पढ़ पाएंगे, तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि कैसे दो अप्रोचेस हमने देखे बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, बेसिक नीड्स को और फिल्टर करने के लिए कि हर एक इंडिविजुअल तक वो नीड पहुँचे, उस प्रोसेस को फिल्टर करने के लिए दो अप्रोच हमारी बुक में दिए गए हैं। पहला केरला, जहाँ पे 40% बजट आप पंचायत को दे रहे हैं, और दूसरा कोस्टा रिकन अप्रोच जहाँ पे आर्मी ही नहीं रखी जा रही है। तो ये दो अप्रोच थे। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझा कि पहली चीज़ हमने समझी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट के क्या क्या लोग हैं, कैसे हैं। उसके बाद
हमने समझा कि हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या इश्यूज हैं, हेल्थ पे कौन सी 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। और तीसरा हमने समझा कि कैसे जो है गवर्नमेंट के लेवल पे जो हेल्थ सर्विसेज हैं, कैसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने समझा। कैसे अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में जो है गवर्नमेंट और स्कीम्स इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, क्या दिक्कतें हैं। और 2 अप्रोचेस दिए गए कि कैसे 2 लोगों ने एक केरला एक्सपीरियंस और एक कोस्टारिकन अप्रोच, कैसे जो है इन बेसिक नीड्स की प्रोसेस को जो इंडिविजुअल तक पहुंचाने की है, उसको फिल्टर करने का 1-2 अप्रोच था, वो पढ़ा हमने। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर 2 है यूनिट 2 का, जो चैप्टर 3 है, उसमें हम समझेंगे कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। मतलब हम उसमें समझेंगे कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कौन कौन गवर्नमेंट के, जैसे हमने बात की एमएलए की, तो एमएलए कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की जो है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर वीडियो का जो है नोट्स भी मिलेगा चैप्टर वाइज, और क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो जो है इस चैप्टर के बाद जैसे कि हर बार आती है वो आ जाएगी, और उसकी PDF जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।